हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 रोजगार एवं सेवाएं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसमें मैंने कुल 14 प्रश्न लिए हैं। इसमें से वो सभी प्रश्न हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं और मैंने उन प्रश्नों को भी रखा है जो आगामी एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम में जिसकी पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए जो ऑप्शन है मैं उसको भी क्लियर करते चलूं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, या फिर आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके लिए कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को रोककर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक विकास का अपने इंडिया में कुल कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है आज का कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। ऑप्शन क है आपके लिए 6, ख है 4, ग है 8 और घ ऑप्शन है 5। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो मानव पूंजी के कितने घटक हैं? 5 घटक हैं। कौन सब घटक है? तो भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया और शिक्षा हो गया। यही पांचों के पांचों मानव पूंजी के घटक हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मानव पूंजी के कितने घटक हैं? 5 घटक हैं। रोटी, कपड़ा और मकान आपने वो सुना होगा, वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसमें से भोजन, वस्त्र और आवास ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये मानव पूंजी के प्रमुख घटकों में से एक है। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं बच्चा? 5 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सब है। ठीक है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर सैन्य सेवा है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर आप दे दीजिए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली नहीं, चलिए बिहार दीजिए यहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए बिहार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है? बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो आपको याद रखना है कि बीमारू, तो बीमारू को ना इंग्लिश में लिखा जाता है BIMARU। ठीक है, तो बीमारू में याद रखना है BI से हो गया अपना बिहार। ठीक है, BI से हो गया बिहार और उनके बाद MA से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी MP। R से हो गया राजस्थान और U से हो गया उड़ीसा। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे याद रखिएगा U से उत्तर प्रदेश नहीं है। बीमारू राज्य का संज्ञा मूल रूप से कितने राज्यों को दिया गया है? तो 4 राज्यों को दिया गया है। तो प्रश्न इनसे कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर का ऑप्शन आपके लिए, प्रश्न है आपके लिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या फिर रेल सेवा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है, यानी जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉल सेवा। क्या होगा? मॉल सेवा। इस चीज़ को याद रखना है। रेलवे सरकार के नियंत्रण में रहता है, वित्त सेवा सरकार के नियंत्रण में और सैन्य सेवा पर भी सरकार का नियंत्रण होता है। 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर ऑल, इनमें से सभी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हर एक प्रश्न को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी ऊर्जा के मुख्य स्रोत में कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी और विद्युत भी। ठीक है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं अपने देश में? आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? 2, 4, 5 या फिर 3।
अगर आपको इसका आंसर पता है तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही इसको समझाने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कौन सा? तो मैंने अभी आपको बताया था कि आर्थिक विकास का अपने इंडिया में 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 3 क्षेत्र कौन सा है? तो पहला आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, अभी तुरंत मैंने आपको ये समझाया था। दूसरा है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय को क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। और हमारा तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, या फिर सेवा क्षेत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दिस एनओटी। अगर आपको इसका आंसर पता है, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, है ना? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोककर जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का अपने भारत की अर्थव्यवस्था में 50% से 50% प्लस योगदान है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम वर्कर यानी सबसे कम जो व्यक्ति इन्वॉल्व है वो सेवा क्षेत्र में ही है। सबसे ज़्यादा है कृषि क्षेत्र में, दूसरे नंबर पर उद्योग क्षेत्र में, लेकिन सबसे कम योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है कृषि क्षेत्र का, उसके बाद उद्योग क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, रोजगार का दूसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? रोजगार का दूसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को। ठीक है, चलिए 9 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करने की ज़रूरत है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, अभी तुरंत मैंने आपको समझाया था, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, या फिर 1962 ईस्वी में? याद रखिए ये योजना में से कभी कभी एक सवाल पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर आपको नहीं पता होगा तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आएगी, फिर आप पास करोगे बट परसेंटेज अच्छा खासा नहीं ला पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1980 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1962 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब होता है? 1962 ईस्वी में होता है। 1971 ईस्वी में क्या होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में मैंने कई बार बताया है कि यह लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधी तौर पे नहीं थी। ये पाकिस्तान यानी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में लड़ाई थी। जो अब बांग्लादेश बन गया तो वहाँ पर भारत ने सपोर्ट किया था। ठीक है, इसी वजह से वो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में एट द एंड शुरू हो गया था। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, या फिर 1989 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। ठीक है, और 1965 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में। उनके बाद 1962 में हुआ था भारत और चीन के बीच में। 1971 में हुआ था फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रखिए इस प्रश्न में आप जितना VVI लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतिहास में भी इस प्रश्न की चर्चा कई बार हुई है, इकोनॉमिक्स में तो आप देख ही रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन आपको यहीं पे नहीं रुकना है, आप याद रखिएगा 1929 ईस्वी में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसी लाहौर अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है,
इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखा गया था? लाहौर अधिवेशन में। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि के समय, ठीक है, रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि के समय 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने यह निश्चित किया था या निश्चित किया था कि हम लोग अगले 26 जनवरी 1930 ईस्वी से अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उनके बाद जो 1927 ईस्वी है, यहाँ पर याद रखना है कि साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है वो कब होता है? 1930 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आ जाता है, ठीक है। फिर इसका भारत में बहुत ही ज़्यादा पुरजोर विरोध होता है, क्योंकि इस साइमन कमेटी का अध्यक्ष साइमन कमीशन होता है और इस कमेटी में किसी भी इंडियन को जगह नहीं दिया जाता है। और यहीं पर लाला लाजपत राय जी ने बहुत ही फेमस उनका एक नारा है यहाँ पर, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और जब ये आंदोलन उग्र हो जाता है तो अंग्रेज़ों के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। उसी हादसा में ये लाला लाजपत राय जी के सिर पर लाठी की चोट लगती है, जिनके कुछ ही महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद जो 1930 ईस्वी है, इनके बारे में आपको याद रखना है कि 1930 ईस्वी में क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दांडी यात्रा से होती है। दांडी यात्रा, ठीक है। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है साबरमती से। साबरमती आश्रम से लेकर महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ कहाँ जाते हैं? तो दांडी समुद्री तट पर जाते हैं और यहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। और 1930 ईस्वी में ही क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और महात्मा गांधी जी ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। महात्मा गांधी जी 1931 ईस्वी के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे और 1931 ईस्वी में ही महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में क्या होता है? महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन पैक्ट होता है। इस चीज़ को भी याद रखना है, ये लघु उत्तरीय का प्रश्न बनता है, ठीक है। और इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि यह समझौता महात्मा गांधी और इरविन के बीच में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इस समझौता के दौरान लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के 11 जो इनके कंडीशन थे उनको मानने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आपके लिए, काम के बदले अनाज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2000 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या फिर 2006 ईस्वी में? यानी काम के बदले अनाज, पहले काम के बदले वस्तु दिया जाता था, फिर काम के बदले अनाज दिया जाने लगा, तो इनकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 ईस्वी में। काम के बदले अनाज की शुरुआत कब हुई थी? 2004 ईस्वी में। यहाँ पर आप डेट भी याद रख सकते हैं, डेट था वो 14 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर 2004 ईस्वी से काम के बदले अनाज की शुरुआत की गई थी। उनके बाद अंत का हमारा प्रश्न है आज का, बीमारू राज्यों में मुख्य रूप से कितने राज्यों को रखा गया? मुख्य रूप से बीमारू राज्य, ऐसा नहीं कि यही जो राज्य हैं इन्हीं को रखा गया, और सारे राज्यों को भी रखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से कितने राज्यों को रखा गया बीमारू राज्य के श्रेणी में? तो ऑप्शन है आपके लिए 3, 4, 6 या फिर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ देर पहले मैंने ऊपर में भी समझाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें कौन सा है मैंने आपको डिटेल से समझाया था। BI से मतलब हो गया हमारा बिहार, ठीक है। और MA से मतलब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी MP, मध्य प्रदेश। उनके बाद हमारा कौन है? R है, R से क्या हो जाएगा? राजस्थान। और U से क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज आपका कुल 14 प्रश्न में से कितना सही हुआ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इनसे हमें खुशी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको भी पता चलेगा अगर मेरा 10 सही हुआ या 8 सही हुआ या 14 के 14 सही हुए तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा नहीं, आपको मात्र अपने 20 दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करना है। और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप फेसबुक ज़रूर यूज करते होंगे, तो आप फेसबुक पर इनको अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं तो आपको अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक पर इनको सभी मतलब जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ आपको क्या करना है? टैग कर देना है, ठीक है। क्योंकि इस परिवार को, यानी जो हमारा नॉलेजपूर्ण परिवार है आपका और मेरा, हम सभी का, इस परिवार को आप सभी की, यानी हम सभी की ज़रूरत है। जब तक हम लोग मिलकर इस परिवार का सहयोग नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं होगा, तो ये हमारा परिवार कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। ग्रो करने के लिए आपकी
मदद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी हमारा चैप्टर 5 समाप्त हो गया। चैप्टर 6 और 7 दो ही एक्सरसाइज बचा हुआ है, उनके ऑब्जेक्टिव को भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब इकोनॉमिक्स का आज ही आपको पता है कि सब्जेक्टिव का भी प्रश्न अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आपको इस महीने के अंत तक सब्जेक्टिव भी मैं प्रयास करूंगा इकोनॉमिक्स का मैं समाप्त कर दूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि हिस्ट्री जो है हमारा, हिस्ट्री का जो है सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया है प्लस सब्जेक्टिव भी मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो क्लास 10th हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। 100% आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।